नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है। आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व एनएसजी कमांडो विनय तिवारी जी हैं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है, आज 5 मई है और लगभग हमले को 13 से 14 दिन हो चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्या लगता है, सरकार ने सेना को छूट दी है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? सैन्य कार्रवाई कब तक हो सकती है, होगी भी कि नहीं होगी, हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। और आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप ये समझें कि पहलगाँव का मतलब क्या होता है। पहलगाँव का मतलब है, पहल माने गडरिया होता है, जो हम लोग पाल कहते हैं, गडरिया कहते हैं, वहाँ पहल कहा जाता है, इसलिए उसका नाम पहलगाँव पड़ा। ये लोग बकरवाल थे, बकरवाल हिंदू थे, और बकरवाल से जो है ये लोग बाद में जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए और 1950 के बाद ये सारे लोग कन्वर्ट हो गए, अब मुस्लिम हो गए हैं। और ये जो हमला हुई, ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए कलंक का विषय है, क्योंकि वहाँ हिंदू टारगेट करके मारा गया, पूछ के मारा गया। और सैन्य कार्रवाई निस्संदेह होगी, सरकार बहुत बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि इस बार जनता के मन में बहुत आक्रोश है और शासन प्रशासन से, सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा करने की कोशिश न करें। धर्म के आधार पे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, पूछ के गोली मारी जाती है। अगर आपको कलमा पढ़ना आता है तो आप सेफ हैं, अगर आपको कलमा पढ़ना नहीं आता है तो आपको मार दिया जाता है। जबकि उनके बीवी बच्चों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि ताकि डर का माहौल पैदा कर सकें, और उनसे कहा जाता है कि जाके मोदी जी से कहिए। इसका क्या मतलब है, कैसे देखते हैं इसको आप? हम आपसे एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है, और हिंदुओं के साथ हमेशा जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल में हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। क्योंकि हिंदू बहुत सरल होता है, हिंदू हिंसक नहीं होता है, वो अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। अगर वो आवाज़ उठाता है तो देश के लिए उठाता है। हिंदू समाज के लिए आज भी देश सर्वोपरि है। आपको बताना चाहेंगे, वो हिंदू समाज है जो मुसलमान भाइयों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की इतना बड़ा, बांग्लादेश का इतना बड़ा भूभाग्य हम लोगों ने अपने हिस्से की ज़मीन उनको दे दी। आज वहाँ हिंदू एकदम पतन के रास्ते पर, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, अगर शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हिंदुस्तान में मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित। इनके जितने फिरके हैं, जितने मजहब हैं, जितने पंथ हैं, इनके सब हिंदुस्तान में फल फूल रहे हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ शिया सुन्नी में गृहयुद्ध चल रहा है, और नमाज़ पढ़ते समय आप चाहे कम से कम 20 देश ऐसे हैं जहाँ नमाज़ पढ़ते समय मस्जिदों में आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं। एक सवाल और, यहाँ की सरकार पे भी सवाल उठना लाजमी है। सरकार मंच से बड़े बड़े दावे करती थी कि आज भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित है। जहाँ आतंकी हमले होते थे, जहाँ बम ब्लास्ट होता था, भीड़ में बम ब्लास्ट हो जाता था, लेकिन आज पहलगाम में मतलब धर्म के नाम पे भून दिया जाता है, गोली मारी जाती है सीधा सीधा, और वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आता है। किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये सरकार की बड़ी गलती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निस्संदेह अगर आप शासन में हैं तो जिम्मेदारी आपकी ही है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें राहुल गांधी की गलती है या अखिलेश यादव की गलती है या नेहरू की गलती है। इस समय सत्ता में आप हैं और 10 साल से 11वां वर्ष चल रहा है आपका, तो टोटल जिम्मेदारी आपकी है। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, और सरकार से जनता सवाल भी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ, चूँकि हिंदुस्तान में बहुत सालों से डिस्प्यूट चलता आ रहा है, और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की लोकल जनता द्वारा वहाँ पे बिल्कुल आतंकवादियों को खुला समर्थन प्राप्त है। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के मुसलमान हमारे अपने हैं, तो कश्मीर के मुसलमान आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह देते हैं, उनके संरक्षक बनते हैं, उनके लिए सेना के ऊपर पत्थर चलाते हैं। तो सरकार, ठीक है, अभी बहुत समय लगेगा जम्मू कश्मीर में, या तो इजराइल के तरीके से कदम उठाया जाए कि अगर देश के अंदर गद्दार हैं तो उनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो देश के बाहर के गद्दार के साथ किया जाता है। कई ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिससे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पे जितने, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे जितने भी लोग मौजूद थे, सब स्लीपर सेल के लोग थे। लगभग 35 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है, जो कि लगभग वहाँ से अब गायब हो गए हैं। ना वहाँ कोई दुकानदार है, ना वहाँ कोई घोड़े वाला है। ये लोग गए तो गए कहाँ, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आप NIA की रिपोर्ट आ जाने दो, और ये जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही साबित होगा। वहाँ पे स्लीपर सेल की भरमार है, और हर घर में स्लीपर सेल है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बहुत गिने चुने लोग हैं जो सेना वगैरह में भर्ती हैं। वहाँ एक सिविलियन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि वो जो है भारतीय सेना के ऊपर 370 के पहले ये लोग पत्थर मारते थे, इनको लाल चौक पे अब जाके तिरंगा फहरा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 370 हटने के बाद पहली बार हिंदुस्तान का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। नहीं, बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में कूड़े में डाल दिया जाता था। और आपको मैं बताना चाहूँगा, 370 के पहले ये प्रावधान था कि अगर कोई पाकिस्तानी
लड़का आके कश्मीर की लड़की से शादी कर ले तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अगर उसको भारत के किसी अन्य राज्य का व्यक्ति वहाँ शादी कर ले उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। तो 370 में जम्मू कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग माना जाता था, कभी भी वो भारत का हिस्सा नहीं बताया गया 370 में। और अब ये चीज़ें चूँकि जो है कैंसर जैसी बीमारी वहाँ व्याप्त हो गई है, अभी उसका जो है सीजर हुआ, उसका काट छाट हुई है, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन यह है कि ये जख्म भरेगा और एक दिन वहाँ खुशहाली आएगी, हमको पूर्ण विश्वास है सरकार के ऊपर। विनय तिवारी जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ ऐसे तमाम खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।